तो हम शुरू करेंगे। हमारा आज का नया चैप्टर है एल्किल हैलाइड। वैसे ये इतना भी नया नहीं है, 12वीं में आपने पढ़ा हुआ है। तो इसलिए लगभग वैसा है ना। तो एल्किल हैलाइड का मतलब क्या होता है कि जब हैलोजन समूह हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हो, एल्किल हैलाइड। ठीक है ना। तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है आर एक्स। और एक्स की जगह पर ज्यादा करके हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण वो जो है वो अधिक मजबूत बंध बनाता है, इसलिए रासायनिक क्रियाओं में दिक्कत होती है। तो हम उसको अभी इसमें इंक्लूड नहीं करते, कहीं कहीं करते हैं। तो अब आते हैं बात इसके वर्गीकरण की, एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण। वर्गीकरण किया जाता है मेनली दो आधार पे हम करेंगे। पहला आधार होगा कार्बन की प्रकृति के आधार पे। माइक्स बंद कर लेंगे बेटा अपने अपने, है ना। सभी लोग ये बात के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि आपका अपना माइक बंद हो। कार्बन की प्रकृति के आधार पर। अब ये क्या प्रकृति की बात कर रहे हैं हम? तो देखिए, हम कहते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड में एक्चुअल में कार्बन प्राथमिक होता है। ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो, यानी जिस कार्बन से हमारा हैलोजन परमाणु जुड़ रहा है ये वाला, ये सिर्फ एक ही हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला से जुड़ा हो, तो ये प्राथमिक हाइड्रोकार्बन है, एल्किल है। CH3CH2Cl या CH3CH2CH2CH2Cl, ये भी क्या है? प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, क्योंकि जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ रहा है वो सिर्फ एक दिशा में चैन से जुड़ रहा है। हाइड्रोकार्बन की सिर्फ एक चैन उससे जुड़ रही है। उस चैन में ज्यादा कार्बन परमाणु हो सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरा है द्वितीयक एल्किल हैलाइड। ठीक है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। द्वितीयक एल्किल हैलाइड में हमारा कार्बन जिस एक्स समूह से जुड़ता है वो दो एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है। ठीक है, वो दो एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है, यहां एच होगा। ठीक, कैसे होता है देखें जरा। अब मान लीजिए CH3CH, Cl, CH2CH3। तो आप नोटिस करें कि जिस कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा है, ये वाला कार्बन, हम इसको अल्फा नाम दे देते हैं। ठीक है ना। इसके इस तरफ भी श्रृंखला है और इस तरफ भी श्रृंखला है, यानी ये दो दिशाओं से हाइड्रोकार्बन की चैन से जुड़ रहा है, इसलिए ये कहलाएगा द्वितीयक एल्किल हैलाइड। ठीक है। फिर तीसरा है
तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड में हमारा कार्बन जो हैलोजन से जुड़ रहा है वो तीन दिशाओं से अलग अलग या एक जैसी चैन से जुड़ा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल CH3 C CH3 CH3 Cl, ऐसा हो सकता है। या आप किसी भी साइड की चैन को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, चैन की लंबाई कितनी भी हो। लेकिन अगर हमारा कार्बन तीन चैन से जुड़ता है तो हम कहेंगे कि वो तृतीयक एल्किल हैलाइड है। ये क्लियर है आपको? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर दूसरा आगे बताता हूं। जैसे ही बोर्ड फिलअप हुआ करे ना, एक बार बोर्ड भर जाए, बिना बोले आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, नोट्स बनाने में आपको सुविधा होगी। अब हम करेंगे हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। माइक बंद करेंगे। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। तो क्या वर्गीकरण यहां होता है? जैसे मान लीजिए मोनो एल्किल हैलाइड, ठीक है ना, या नॉर्मल एल्किल हैलाइड हम लिखें, एल्किल हैलाइड। नॉर्मल एल्किल हैलाइड तो हमने पढ़ लिया, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तीनों नॉर्मल है। RX इसका सूत्र है, जैसे CH3Cl है या CH3CH2Br है, ये सब जिसमें कि एक हैलोजन परमाणु हो, नॉर्मल एल्किल हैलाइड है। फिर डाई हैलाइड, डाई हैलाइड में दो हैलोजन परमाणु होते हैं, है ना, डाई नाम है तो दो हैलोजन हो गए। अब ये दो हैलोजन परमाणु मूल रूप से दो प्रकार के हो सकते हैं। जैम डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड का मतलब एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन परमाणु, एक ही कार्बन पर, जैसे CH3CHCl2 दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पर है, तो ये क्या कहलाएगा? जैम डाई हैलाइड कहलाएगा। और दूसरा है विस या विसिनल डाई हैलाइड, जब अलग अलग कार्बन परमाणु पर हो, जैसे CH2CH2, एक क्लोरीन इस पे एक क्लोरीन इस पे, तो ये विशनल डाई हैलाइड हो गया, है ना, क्लियर है? डाई हैलाइड में फिर बात आती है ट्राई हैलाइड की। ट्राई हैलाइड में तीन हैलोजन परमाणु होते हैं, और इसका बढ़िया उदाहरण है क्लोरोफॉर्म, जो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, बनाना भी देखेंगे, बहुत सरल बन जाता है, आराम से घर में बना सकते हो, बनाना मत, लेकिन नहीं पता चला कुछ उल्टा सीधा किया और सर को जेल करवा दिए। टेट्रा हैलाइड, चार हैलोजन परमाणु, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका CHI3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें सभी हैलोजन परमाणु एक जैसे हों ये अनिवार्य नहीं है, अलग अलग भी रख सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, अब
नामकरण तो मैं बता चुका था, आईयूपीएससी नामकरण आप सबका पढ़ चुके हैं डिटेल में, तो अननेसेसरी है वो बताना। अब हम आते हैं एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। तो यहां पर जो हम बना रहे हैं वो ज्यादातर आप एल्किल हैलाइड का मतलब समझेंगे सिंगल हैलोजन वाला, है ना। विधियां, तो पहली बहुत सरल विधि है अल्कोहल से। आप अल्कोहल ले लीजिए, या पहली विधि मैं आपको लिखूं कि आप सीधा एल्केन लीजिए, उस पर हैलोजन की क्रिया कीजिए प्रकाश की उपस्थिति में, तो आपको एल्किल हैलाइड मिल जाता है। सबसे सरल तरीका। जैसे आपने CH4 लिया, Cl2 से क्रिया की, प्रकाश की उपस्थिति में, माइक्स बंद कर दें बेटा, है ना, मैं बंद करूंगा तो आप चालू नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप ही बंद कर लें, बेहतर होगा। CH3Cl, HCl बाहर हो जाएगा, तो मैं HCl यहां ना लिख के माइनस करके यहां लिख देता हूं। आगे फिर और क्लोरीन आपके पास है, तो फिर से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक क्लोरीन उसकी जगह ले लेगा। ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं आप। Cl2 ले लीजिए, फिर एक HCl बाहर, CHCl3 हो जाएगा। और इसी तरीके से आप इसमें और भी हैलोजन जोड़ सकते हैं। Cl2 तो ये CCl4 हो जाएगा, HCl बाहर। चलिए, तो ये तो सामान्य विधि है। दूसरी विधि है अल्कोहल से। तो अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं आप? अल्कोहल पर आप HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड की क्रिया कीजिए। तनु HCl ले लीजिए, या सॉरी सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड, इस मिश्रण को हम लुकास अभिकर्मक के नाम से भी जानते हैं। यानी सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड का मिश्रण लुकास अभिकर्मक के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे भी आपको एल्किल हैलाइड मिल जाता है। अल्कोहल है ROH। अब मैं R का इस्तेमाल कर रहा हूं। R के स्थान पर आप CH3 यूज कर सकते हैं, C2H5 यूज कर सकते हैं, CH3CH2 की चैन या जितनी बड़ी चैन आप चाहें वो यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं R लिख के कर रहा हूं। HCl बहुत सरल है, OH और H निकल जाएगा, आपको मिलेगा RCl। तो यहां एल्किल हैलाइड की जगह क्या मिल रहा है? एल्किल। विशेष तौर पे क्लोरीन है तो क्लोराइड मिलेगा। इसके अलावा आप HI की क्रिया करके आयोडाइड बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा है तीसरा रिएक्शन। आप अल्कोहल पर PCl5, PCl3 या SOCl2, अच्छा हैलोजन बदल सकते हैं ना, PBr5, PBr या PI भी यूज कर सकते हैं। मैं Cl ले रहा हूं क्योंकि कॉमन है ये। तो इससे भी आपको एल्किल क्लोराइड प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं देखते हैं हम। अल्कोहल ROH जब PCl5 के साथ क्रिया करता है तो PCl5 दो क्लोरीन देता है और बदले में ऑक्सीजन ले लेता है। तो एक क्लोरीन हाइड्रोजन से जुड़ेगा, एक R से, और ऑक्सीजन ये ले लेगा। तो ये बन गया RCl प्लस HCl प्लस POCl3। इसके क्रिया करने का यही तरीका है। PCl5 जब भी ऑक्सीजन वाले किसी अभिकर्मक से क्रिया करता है, वो एक्सचेंज करता है कि भाई दो क्लोरीन ले लो, बदले में ऑक्सीजन दे दो, ठीक है ना। अब अगर आप अल्कोहल की क्रिया
PCl3 से करते हैं तो ये भी एक्सचेंज करता है, लेकिन ये कहता है हमारे क्लोरीन के बदले में आपको OH देना पड़ेगा। तो तीन तीन क्लोरीन है, 3 OH, तो 3RCl प्लस 3 H3PO3 बन जाएगा आपका। ठीक है, हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे, अच्छा मैंने 2 की क्रिया करवा दी ना, तीसरा बच गया ROH। जब थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से क्रिया करता है तो ये भी PCl5 जैसा ही PCl5 जैसा क्रिया करता है। ये बोलता है भाई दो, एक ऑक्सीजन दो, बदले में 2 क्लोरीन ले लो। तो वही होगा कि 2 क्लोरीन में से एक जाके जुड़ेगा हाइड्रोजन से, एक R से, और ऑक्सीजन इसके पास, तो RCl HCl और SO पहले से था एक O और, तो SO2 हो गया। ठीक है, इसके बाद आप एल्कीन पर हैलोजन अम्ल की क्रिया करा सकते हैं। एल्कीन पर आप हैलोजन अम्ल HX की क्रिया करा दें तो भी आपको एल्किल हैलाइड मिलता है। और याद होगा कि इसके लिए हमने मार्कोनिकॉफ का नियम पढ़ा हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब दोनों डबल बॉन्ड के दोनों साइड बराबर क्या हो, चैन हो, यानी कि इसको काटने पर दो बराबर टुकड़े मिले, तब कोई नियम की जरूरत नहीं होती। आपकी जहां मर्जी वहां जोड़िए, एक तरफ H जुड़ जाएगा और एक तरफ Br, आपको मिल जाएगा CH3CH2Br। लेकिन जब आपके पास इस तरह का अणु हो जिसमें डबल बॉन्ड से तोड़ने पर दोनों बराबर नहीं टूटते, एक तरफ CH2 है एक तरफ CH है, तो ऐसी स्थिति में HBr का योग करने पर या HI का योग करने पर Br यानी ऋण वाला हिस्सा हमेशा कम हाइड्रोजन वाले से जुड़ता है। तो आपका जो उत्पाद मिलेगा CH3 CHBr CH3, ये बनेगा। किनारे मत जोड़ देना, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद हुंस डीकर विधि। हुंस डीकर विधि में क्या होता है कि वसा अम्ल का सिल्वर लवण लेंगे हम, और इस सिल्वर लवण पे हैलोजन ब्रोमीन और आयोडीन की क्रिया करेंगे। याद रखिए यहां क्या होता है, ठीक है, तो यहां पे भी हमको एल्किल हैलाइड मिल जाता है, मेनली ब्रोमीन और आयोडीन से ही क्रिया कराएंगे। RCOOAg प्लस Br2, तो एक सिल्वर एक ब्रोमीन को लेके निकल जाएगा, CO2 अलग हो जाएगा और एक ब्रोमीन R से आके जुड़ जाएगा, आपको मिलेगा RBr प्लस AgBr प्लस CO2 बीच का निकल गया। तो बनाने की काफी सारी विधियां आपने पढ़ ली, स्क्रीनशॉट ले लें। किसी एक का प्रॉब्लम कर रहा है मेरे को,
ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे इनके भौतिक गुण। भौतिक गुण यानी क्या होता है, थोड़ा बहुत जानकारी के लिए मैं रीडिंग ले रहा हूं, सुन लेंगे। श्रेणी के प्रारंभिक यौगिक जैसे छोटे अणु, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, 1 2 कार्बन 4 कार्बन तक, ये सब सुगंधित द्रव पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। और शेष सदस्य जो होते हैं वो ठोस होते हैं। तो छोटे अणु गैस होते हैं, सुगंधित होते हैं, और बड़े आकार की चैन हो गई, बड़े अणु हो गए तो फिर ये ठोस में बदल जाते हैं। ये जल में अविलेय हैं लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। ये हरे रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं। एल्किल आयोडाइड बेहद क्रियाशील होता है, और अगर खुले में धूप में रख दिया जाए, सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाए, तो टूट के एल्किल समूह अलग और आयोडीन अलग हो जाता है, ठीक है। अणु भार बढ़ने के साथ इनके क्वथनांक और गलनांक में भी वृद्धि होती है। अब आप जाने कि एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से संपन्न होती हैं। बहुत बढ़िया चीज है। थोड़ा ध्यान देंगे तो फिर से बेसिक चीजें जो छूट गई हैं वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाएं सबसे पहले समझें कि R और X के बीच में जो बंध होता है वो ध्रुवीय होता है, क्योंकि X हैलोजन तत्व है और हैलोजन तत्व की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। इसलिए यह बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है और थोड़ा ऋणावेशित, और R यानी कार्बन थोड़ा धनावेशित हो जाता है। यह बताना इसलिए जरूरी है कि जब यह बंध टूटेगा तो यह समान विखंडन नहीं होगा। यहां पर हैलोजन बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को लेकर बाहर निकलता है, लेकर निकलता है X- के रूप में। तो ऐसी स्थिति में जो लेकर बाहर निकलता है वो क्या है, नाभिक स्नेही। जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक स्नेही होता है। तो इससे ये क्लियर होता है कि X के स्थान पर किसी दूसरे नाभिक स्नेही को ही क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। यानी आप ऋण वाला निकल रहा है तो बदले में ऋण वाला ही जुड़ेगा, धन वाला नहीं जुड़ेगा। तो पहली बात तो ये कि यहां पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है। ये इतना बताने का मतलब ही यही था कि आप समझ जाएं कि यहां नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया होती है। X के स्थान पर दूसरा नाभिक स्नेही यानी एक को हटाकर दूसरा आ रहा है, तो यह प्रतिस्थापन है। अब चूंकि नाभिक स्नेही को हटाकर नाभिक स्नेही आ रहा है तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है। अब इसकी दो तरह की क्रियाविधि है। इस प्रतिस्थापन को दो तरीके से कराया जा सकता है। पहला है
एक आणविक क्रिया, एक आणविक क्रिया को हम कहते हैं SN1 प्रतिस्थापन, यानी इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। और ये क्रिया दो पदों में संपन्न होती है। दो पद हैं इस क्रिया के, तो मैं बाद में इसके बारे में शॉर्ट में डिटेल दूंगा। पहले होता कैसे है ये जानिए। होता क्या है कि Rx का बंध पहले पद में, जो कि स्लो पद है, टूटता है, R प्लस में बदलता है और X इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है, इसलिए X माइनस में बदलता है। पहला पद स्लो पद है और यही मुख्य पद है। इसके बाद मान लो OH समूह को जोड़ना है तो R प्लस OH माइनस से जुड़ के बना लेता है ROH, अल्कोहल बन गया। दूसरा पद अपेक्षाकृत क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक है, तो जो पद स्लो होता है उसी पद में हम द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाते हैं। क्योंकि किसी भी अभिक्रिया का सबसे धीमा पद दर निर्धारक पद कहलाता है, इसलिए यहां जो दर होगा, अभिक्रिया दर, वो होगा K गुणा सिर्फ Rx, क्योंकि पहले पद में अभिकारक के रूप में हमारे पास सिर्फ क्या है, Rx है। सबसे धीमे पद में जो अभिकारक होगा वो ही यहां लिखा जाएगा। क्लियर? नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब मैं इसका एक उदाहरण दे देता हूं आपको। मान लीजिए कि आपके पास कोई तृतीयक एल्किल हैलाइड है। तो तृतीयक एल्किल हैलाइड सबसे पहले टूट के बनाएगा ऐसा, ये स्लो पद है, और उसके बाद CH3C, बिल्कुल नीचे वाले की कॉपी करनी है अपने को, अपनी तरफ से अपन कुछ नहीं करेंगे। OH माइनस जोड़ दीजिए और फिर ये हो जाएगा CH3C CH3 CH3OH। ठीक है, ये बन गया अपना। अब इसमें जो अभिक्रिया दर है ये सिर्फ किस पर निर्भर करेगी, स्लो पद के रिएक्शन पर, रिएक्टेंट पे। तो दर बराबर आएगा K गुणा, मैं ऐसा लिख सकता हूं उसको, CH3 थ्राइस CCl। ठीक, ये हो गया हमारा। अब इसको अगर ग्राफ से दर्शाएं तो कैसा ग्राफ बनेगा, यहां हम ऊर्जा लिखते हैं, यहां अभिक्रिया की प्रगति। आपके पास अभिकारक था, वो पहले टूट के एक माध्यमिक उत्पाद में बदलता है, कार्ब धनायन, फिर यह माध्यमिक उत्पाद आगे चल के उत्पाद में बदलता है। तो अभिकारक R, उत्पाद P, I इंटरमीडिएट, ये है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 1 और ये है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 2। R मतलब रिएक्टेंट, आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, उत्पाद में ये लिख दीजिए, माध्यमिक उत्पाद क्या है आपका, इंटरमीडिएट ये है। ठीक,
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है, आपने अगर 12वीं में पढ़ा हो तो आप सबने पढ़ा है कि किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया तभी हो सकती है जब अभिकारक के अणुओं के पास इतनी ऊर्जा हो कि वो एक सक्रिय संकुल बना लें। वो सक्रिय संकुल ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है। ठीक है, तो ग्राफ का ले लीजिए। अच्छा, मैं मिटा रहा हूं। तो सबसे पहले इसके पक्ष में प्रमाण देखते हैं कि भाई इस तरह की क्रिया होती भी है, तो उस पक्ष में प्रमाण, पक्ष में प्रमाण, पहला प्रमाण है गतिज प्रमाण। गतिज प्रमाण यानी हमने ये देखा कि भाई क्रिया तो दो चीजों के बीच हो रही है ना, एल्किल हैलाइड और OH के बीच में, लेकिन अभिक्रिया का वेग सिर्फ एल्किल हैलाइड पे निर्भर कर रहा है। यानी दर वाले समीकरण में हम सिर्फ क्या लिख रहे हैं, K गुणा RX। हम OH को लिख ही नहीं रहे। और हमने जब प्रयोग किया तो हमने ये पाया भी कि अगर OH की मात्रा को बदला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता अभिक्रिया के वेग में। अभिक्रिया के वेग में फर्क पड़ता है अगर आप एल्किल हैलाइड की मात्रा को बदलें। तो ऐसे में जिस अभिकारक को बदलने से, जिस अभिकारक की मात्रा को बदलने से अभिक्रिया का वेग बदलता है, समीकरण में सिर्फ उसी को लिखा जाता है। जिसके बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको हम नहीं लिखते। तो इससे यह सिद्ध होता है कि OH समूह या क्षार जो है OH समूह, वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करता है, मतलब वो अभिक्रिया के धीमे पद में हिस्सा नहीं लेता। तो साफ जाहिर है कि अभिक्रिया के दो पद होते हैं, एक पद जिसमें अकेला ये हिस्सा लेता है और दूसरे पद में बाकी लोग हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये एक आणविक क्रिया है क्योंकि पहले पद में ये अकेला भाग लेता है। दूसरा प्रमाण है कार्ब धनायन की उपस्थिति। इस अभिक्रिया में आपने नोटिस किया था कि पहले पद के बाद एक कार्ब धनायन का निर्माण होता है, और ये कार्ब धनायन हम आसानी से क्या करते हैं, आइसोलेट करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो कार्ब धनायन का बनना ये बताता है कि भाई बिना किसी चीज के जुड़े पहले एल्किल हैलाइड टूटकर कार्ब धनायन बना रहा है, यानी ये एक आणविक क्रिया है। इसमें एक तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पुनर्व्यवस्था। सपोज करो कि आपके पास एक यौगिक है CH3CCH3 CH2Cl। अब ये टूट के बनाता है, क्लोराइड बाहर निकल जाएगा और बनाएगा CH3 पे प्लस चार्ज है। CH2 के सिर्फ एक तरफ चैन है, वो चाहे कितनी बड़ी बिखरी हुई हो उससे मतलब नहीं है। ये प्राथमिक कार्ब धनायन है। और जब मैं आपको कार्ब धनायन पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था, मैंने समझाया था कि प्राथमिक कार्ब धनायन कम स्थायी होता है, द्वितीयक कार्ब धनायन इससे ज्यादा स्थायी होता है, तृतीयक कार्ब धनायन इससे भी ज्यादा स्थायी होता है। तो ये अणु में बेचैनी है, ये अणु का प्राथमिक कार्बन कार्ब धनायन बना रहा है जो कि कम स्थायी है। तो ऐसे में क्या होता है, ये CH3 समूह यहां से उठ के यहां चला जाता है। तो अब ये कुछ इस तरह का रूप ले लेता है।
ये तृतीयक कार्बधनायन में अपने आप को बदल लेता है, यानी कि बना हुआ कार्बधनायन पुनर्विन्यास द्वारा रीअरेंजमेंट करके अपने आप को अधिक स्थायी रूप में बदल लेता है। और जब OH से क्रिया होती है तो उत्पाद कुछ वो मिलता है जिसकी उम्मीद हम नहीं करते हैं। ये मिलेगा आपको उत्पाद। आप सोच रहे थे कि Cl वाली जगह पे मिलेगा उत्पाद, लेकिन ये नहीं मिलता, दूसरी जगह मिलता है, जो ये सिद्ध करता है कि कार्बधनायन बना। कार्बधनायन बना और कार्बधनायन ने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए अपना पुनर्विन्यास भी कर लिया। तो आज हम यहां तक पढ़ेंगे, यानी कि एक आणविक अभिक्रिया तक पढ़ेंगे। आगे मैं आपको कल द्विआण्विक क्रिया बताऊंगा, उसके उदाहरण, दोनों में अंतर, यही जो महत्वपूर्ण हिस्सा है। और फिर एलिमिनेशन रिएक्शन भी पढ़ना है, क्लोरोफॉर्म बनाना पढ़ेंगे, आइडोफॉर्म बनाना पढ़ेंगे, और उसके बाद कुछ खास नहीं है। ठीक है, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, 2-3 मिनट है आपके पास। नहीं, ठीक है। क्या चीज? हाँ, अच्छा, दर वाले हिस्से को। दर का मतलब होता है स्पीड, ठीक है ना। अभिक्रिया किस स्पीड से होती है, ये माइक बंद कर लीजिए। अब देखिए, मान लो दो चीजें अभिक्रिया में भाग ले रही हैं, ए और बी। तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर मात्रा को बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार क्या होता है, हमने ये देखा कि भाई यहां क्रिया किसकी हो रही है, तो वास्तव में जो क्रिया हो रही है वो हो रही है RX और सपोज करो KOH की। ये दो अभिकारक हैं। हमने पता लगाना चाहा कि भाई अभिक्रिया का वेग किन किन चीजों की मात्रा पर निर्भर करता है। तो हमने पहले प्रयोग में 2 ग्राम ए लिया, 2 ग्राम ये लिया और अभिक्रिया का वेग नाप लिया। उसके बाद अगला प्रयोग किया, इसको डबल कर दिया, इसको 2 ही रहने दिया। तो हमने पाया कि अभिक्रिया का वेग दुगना हो गया। तो मात्रा RX की बढ़ी तो वेग भी बढ़ गया। इसका मतलब RX जो है वो सबसे धीमे पद में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जिसको बोलते हैं, सबसे धीमे पद में भाग ले रहा है। फिर हमने अगला प्रयोग किया, इसको 2 लिया, इसको 4 कर दिया। जब KOH की मात्रा बदली तो अभिक्रिया दर पहले जैसी ही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब KOH की मात्रा का अभिक्रिया की वेग पर कोई असर नहीं हो रहा है। यह सिद्ध करता है कि KOH सबसे धीमे पद में भाग नहीं ले रहा है। तो जो चीज सबसे धीमे पद में भाग नहीं लेती उसको सूत्र में हम नहीं लिखते। और इससे पता चलता है कि जब अभिक्रिया के वेग का निर्धारण हो रहा था सबसे धीमे पद में, जब ये निश्चित करना था कि भाई अभिक्रिया का वेग किन चीजों पर निर्भर करता है, वहां सिर्फ एक ही अणु उपस्थित था। वो कौन था? RX। इसलिए ये एक आणविक अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए, योगेंद्र क्लियर है? ठीक, ओके बेटा।